चीज तुम देख पा रहे हो, ये एक कॉलम है, ठीक है। ये जो कॉलम है इसको मैं भी ऐसे देख रहा हूँ साइड से, यानी कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कॉलम खड़ा हुआ है और तुम ऐसे देख रहे हो। ये जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है ये उस कॉलम के अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये दिखेगा। कॉलम में जनरली क्या होता है, एक लोडिंग होती है, उसको हम कहते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। ये कॉलम में ही होती है, बहुत देखने को मिलती है इसेंट्रिक लोडिंग, ये कॉलम के अंदर होती है। तो यहां भी मैंने वही चीज बनाई है। अब इसेंट्रिक लोडिंग में क्या होगा, जब एक डिस्टेंस से देखो, यहां पे ओ तुम्हें दिख रहा है, ओ हमारे लिए क्या है, एक ओरिजिन समझ लो, सेंटर है। उस सेंटर पे अगर मेरा ये पी वेट लग रहा होता, ठीक है, ये पी वेट के लिए देख रहे हो, वाई से डिस्टेंस कितना एम, ये मैंने यहां पे वो पॉइंट बनाया जहां पे पी लग रहा है एम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर इस वाई पे ये पी मेरा वेट लग रहा होता तो यहां पे इसेंट्रिसिटी नहीं आती। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ओरिजिन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे जब वजन लग जाता है तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पे जो m है ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अब इस इसेंट्रिसिटी से नुकसान क्या है, इस इसेंट्रिसिटी से नुकसान ये है कि यहां तुम लोग एक बार देखना, तुमने बेंडिंग मोमेंट तो पढ़ा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अगर तुम वो मोमेंट निकालो तो P इंटू एम हो जाएगा। तो यहां उस इसेंट्रिसिटी की वजह से एक मोमेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, एक मोमेंट आ जाता है। अब जब ये मोमेंट आ जाता है तो इस मोमेंट की वजह से फेलियर बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेसेस और डायरेक्ट स्ट्रेसेस में हम यही देख रहे हैं, ठीक है। क्या देखेंगे अब हम यहाँ पे, डायरेक्ट स्ट्रेस। सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो अगर तुम डायरेक्ट स्ट्रेस निकालोगे इस पी की वजह से क्या होगा, सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस को, पहली बात, ठीक है। सिग्मा डी क्या होगा, पी अपॉन ए क्या है, ये है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है पी अपॉन ए। क्या ये बात क्लियर है सर? ये ऊपर से देखने पे ना, कॉलम के टॉप ऊपर से देखने पे ये एरिया है, इस पे लगा ना, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया। अब यहाँ पे तुम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, बेंडिंग स्ट्रेस। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ना। तो यहाँ पे मूवमेंट सबसे पहले बताओ क्या बनेगा, मूवमेंट पी इंटू एम बनेगा। मूवमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, पी इंटू एम बनेगा। लो जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट बना लेते हैं पी इंटू एम। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। क्या यही है फॉर्मूला, ठीक। अब यहां पे देखना, सिग्मा इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई, क्या यही है फॉर्मूला, है ना, यही है ना, ठीक। अब यहां देखो आई, अब इस चीज को यहां अप्लाई कर दो, इसमें इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे हम, इसमें एक चीज जरा ध्यान दो, अभी तुम्हारा लोड यहां पे लग रहा है ना, और मूवमेंट तुमने निकाल लिया पीएम, तो तुम्हारी एक चीज तो निकल चुकी है, यहां पे लगने वाला मूवमेंट निकल चुका है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे निकालोगे बताओ। तुम लोगों ने अभी तक जो शेप देखी है ना, वो थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें हर एक चीज को विजुअलाइज करना है, इसको थोड़ा सा घुमाओ। अगर मैं इसको यहां पे घुमा देता हूं तो ये जो मेरा एक्स एक्स ऐसे आ रहा है, अभी ये एक्स एक्स ऐसे आएगा और यहां पे मेरा आ जाएगा वाई 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 आ गया। तो अब तुम लोग एक चीज बताओ, अभी तक तुमने जितनी भी कैलकुलेशन करी थी वो ये वाला एक्सेस लेकर के जो करी थी, और नीचे की तरफ तुमने क्या लिया था, अपना वाई लिया था। वाई कौन सा, डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान आ रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया और अब मेरा जो वजन ऐसा लग रहा था, ये वजन आ चुका है यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पे m। क्या मेरी बात समझ आ रही है, तो यानी कि अब क्या होगा, अब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लोगे, कौन से एक्सिस के अबाउट लोगे। अगर तुम यहां से करते तो कंफ्यूज हो जाते, अब यहां से बताओ, यहां से समझ में आ रहा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट लिया जाएगा, वाई वाई के, बिल्कुल। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा वाई वाई के अबाउट। तो यहाँ जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बन चुका है वाई वाई। क्या ये बात क्लियर है सर? पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, मतलब डायरेक्ट बीडी की ओपन पर से नहीं निकाल सकते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर इसका डायमेंशन थोड़ा चेंज होगा फिर जरूरत थोड़ा स्क्वायर हो,
भैया बी और डी दोनों बदल जाएंगे ना, हर एक एक्सिस के लिए तो बी और डी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कहीं पे तुम्हें बी क्यूब करना है, कहीं पे डी क्यूब करना है। आप समझ रहे हो, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। समझ वाली बात क्या नहीं? चलो अभी देखो, तो एक चीज तो मैंने यहाँ पे निकाल ली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के अबाउट लिया जाएगा। अब यहाँ पे इस y का सॉल्यूशन करते हैं। अब ये y क्या होता है? y लोअर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यही तो होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस मेरा भी फिलहाल यहां से गुजर रहा होगा, मैं मान लूं सिमेट्री में। लोअर मोस्ट फाइबर मेरा यहाँ है, ये ना नीचे, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो डिस्टेंस है, अब देख लो मैं क्या कर लेता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो मैं इस एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स की तो आएगी, तो मैं इसका यहाँ पे एक्स ही नाम देता हूं कि भैया मेरा यहां से लेके यहां लास्ट तक एक एक्स वैल्यू है। बात सुना रही है? तो अब यहां पे इस वाई की जगह पे अब क्या कर दूंगा, मैं एक्स लिख देता हूं, यहां पे एक्स लिख दो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया बेंडिंग स्ट्रेस का? सिग्मा बी इक्वल्स टू एम एक्स अपॉन आई वाई वाई। अब ये एम क्या है मेरा, ये रहा यहाँ पे पी एम, तो पी एम एक्स अपॉन में आई वाई वाई। क्या चीज क्लियर है? ज्यादा क्लियर है ना अभी? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना रिजल्टेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? क्योंकि दो लग रहे हैं ना भाई, बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा है, डायरेक्ट भी निकल रहा है, लग रहा है। अब रिजल्टेंट लगाते हैं। रिजल्टेंट के लिए सिग्मा बी प्लस सिग्मा, एक सेकंड इसको डी को पहले कर लेते हैं, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, ये हो जाएगा आगे में। अब एक चीज तुम लोग बताओ, यहां पे ये जो मूवमेंट है इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? मूवमेंट का तो डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? अरे मूवमेंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। सर आपको बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्या है कि यहां पे इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ प्लस नहीं ले सकता। प्लस लेने का मतलब तो ये होगा कि मैंने मूवमेंट को पॉजिटिव लिया है, तो यानी कि यहां पे मैं क्या करूंगा, माइनस भी ले लूंगा। तो इससे मुझे क्या होगा कि ये जिस तरह का मूवमेंट है उस तरह का मेरा यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिया गया है। क्लियर हो गई ना बात? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक। तो मेरा एक रिजल्टेंट स्ट्रेस आ चुका है। एक रिजल्टेंट स्ट्रेस फिर मेरा क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, पी अपॉन ए प्लस माइनस पी एम एक्स अपॉन में आई वाई वाई या फिर आई वाई। ये क्लियर है? तो ये मेरा अभी एक बन चुका है। क्लियर यहां तक बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक। अब डायरेक्ट स्ट्रेस जब बनता है तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि किस तरह का मैं ग्राफ बनाऊंगा डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए। लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है। चलो नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं। पॉइंट लोड के लिए जब बेंडिंग मोमेंट का तुमने ग्राफ बनाया था तो वो कैसा बनाया था? लीनियर बनाया था या स्ट्रेट लाइन बनाया था? कैसा? लीनियर बनाया था। उसी तरह की बात कर रहा हूं मैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा? नहीं, लीनियर नहीं बनेगा। अरे भैया, अच्छा चलो एक काम करो, सुनो। एसएफडी जो होता है वो पॉइंट लोड के लिए तो होता है, मतलब पॉइंट लोड यूडीएल वो सब के लिए तो होता है कि जिस तरह का लोडिंग उस तरह ग्राफ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, बता रहा है इसके लिए कैसा बनेगा एसएफडी? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना? तो बस समझ गया ना बात? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक ग्राफ बना लेता हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आगे प्रॉब्लम क्या आने वाली है। क्या मेरी बात सुना रही है? उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है। यानी कि अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया था सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल बताया था। क्या बताया था थ्योरेटिकली? कि इसेंट्रिक लोडिंग होने की वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब तुम लोग खुद देखोगे कि भैया इसेंट्रिक लोडिंग होने की वजह से कैसे फेल हो रहा है मटेरियल। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? थोड़ा ज्यादा तो लग रहा सिर्फ कॉलम में लगेगा, बीम में नहीं लगेगा। क्या? सिर्फ कॉलम में नहीं लगेगा ना? कॉलम में तो बीम का केस तो नहीं है सर? नहीं, बीम का केस नहीं है ये। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अभी देखो। तो अब मैं डायरेक्ट स्ट्रेस
उसका डायरेक्ट लोडिंग का ग्राफ बना लेता हूं। यहाँ पे इतनी लंबाई होगी यहां से यहां तक, ये लंबाई, कितनी लंबाई है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूं, ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? नीचे बनाऊं। क्या सभी को ये लगता है नीचे बनाना चाहिए? यहां देखना एक बार, सिग्मा डी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो मैं इसको ऊपर बना लेता हूं। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये मेरा जो ग्राफ बना है यहाँ पे सिग्मा डी का ग्राफ बना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये वाला ग्राफ बेंडिंग मोमेंट का है। इसको थोड़ा सेंटर में आना था, थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये मेरा किसका है, बेंडिंग का है। ठीक है, अब अगर मैं रिजल्टेंट का बनाऊं तो कैसा बनेगा रिजल्टेंट का? इन दोनों को कंबाइन करूंगा ना, करूंगा कि नहीं करूंगा? बात सुना ली। चलो, तो अब इन दोनों को मैं अच्छा, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है भी। यही तो होता है भाई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही तो होता है, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है, एक नेगेटिव हिस्सा होता है। क्या मेरी बात सुना रही है? मैं चाहूं तो उसको पलट भी सकता हूं, ये वाला इधर ले लूं और नेगेटिव वाला फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब जरा समझो, तो जब मैं इसको ओवरलैप कराऊंगा तो ये कैसा बनेगा? देखो रिजल्टेंट का बना लेते हैं ग्राफ। ये देखो, ये ग्राफ कुछ बना है, मैंने इसको उठा के ठीक इसके ऊपर रख दिया। तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये भी मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव था। तो यानी कि इतने में से ये नेगेटिव घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा कि नहीं भाई? बात सुन रही कि नहीं आ रही? आदित्य आ रहा है, निशांत, गौतम को भी आ रहा है, काजल को भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। तो ये वैल्यू यहां से मैं घटा दूंगा। तो ग्राफ अब किस तरह का बना, कुछ इस तरह का ग्राफ बना। इसको हटा दो, यहां से ये लाइन हटा दो। तो अभी जो मेरा रिजल्टेंट का ग्राफ बना है वो ये बना है। और ये ग्राफ कब था, समझ रहे हो? ये ग्राफ कब था, जब मैंने सिग्मा बी पॉजिटिव लिया है तब। अभी क्या है कि यहां पे मेरे सिग्मा बी की वैल्यू किसके बराबर नहीं हुई है, सिग्मा डी के बराबर नहीं हुई है, सिग्मा डी से कम नहीं है। एक टाइम सपोज करो ऐसा आ गया कि यहां मेरे सिग्मा बी की वैल्यू सिग्मा डी के बराबर आ गई, तो ये वाले हिस्से में तो जीरो हो जाएगा ना स्ट्रेस। और फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि भैया मेरा सिग्मा बी का वैल्यू सिग्मा डी से और भी ज्यादा आ गया, तो यहां तो नेगेटिव पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? देखो अब दूसरा बात है, इसको हम कर दूं राइट साइड में। ये तो नोट कर लिए थे, नहीं फिर क्या बोल दो। इस फिगर को यहां पे मैंने रोटेट करके बनाया है। तो मैं सीक्वेंस याद है ना, किसके बाद क्या बनाना है, यहां से बता रहा था ये बनाना है, ठीक है, ये सब बनाना है, देन उसके बाद में ये डायग्राम्स बनाना है। अब देखो कहां से, अब ये जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं थ्रू ग्राफ, ये हमारा पहला ग्राफ है। अभी मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। दूसरे ग्राफ में मेरा क्या होगा, सिग्मा डी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, सिग्मा डी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे अभी सिग्मा डी उतना ही है, सिग्मा डी हद से कैसे चेंज होगा, जब मैं पी का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ग्राफ अभी यहां पे वैसे ही। तो यहां पे होता क्या है, ये तुम m की वैल्यू देख रहे हो, बाहर सामने हीरो होंडा खड़ी है, वो आपके नाम से किसी की नहीं, नहीं? तुमने कराया हीरो होंडा,
चैप्टर हमारा इसको खुला छोड़ दूं, अभी पता नहीं चलता कोई नहीं, इसको खोल के रखता हूँ। चलो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोडिंग है ना, जैसे ये m है, डिफरेंस क्या बनाएगा, मैंने अभी p का वैल्यू सेम रखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे m का वैल्यू चेंज किया है। अगर इस m को मैं यहां तक लेकर के आऊंगा तो मेरे मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर यहाँ पे आगे क्या होगा, ये थोड़ा और नीचे तक पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले। जो मैं कह रहा हूं क्या बात मेरी समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे मूवमेंट को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? इस m डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा ना, मूवमेंट बढ़ जाएगा तो यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट है यहाँ पे ग्राफ भी थोड़ा सा नीचे तक जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, नेक्स्ट केस बना लेते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि मेरा ग्राफ अब थोड़ा सा ऊपर यहां से चला गया एंड थोड़ा और नीचे चला गया यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वाला नहीं, वो क्यों चेंज होगा जब मैं कह रहा हूँ p का वैल्यू सेम है, p का वैल्यू तो सेम है ना, वो क्यों चेंज होगा? तो यहां अब ये थोड़ा सा और नीचे चला गया। अब रिजल्टेंट जब तुम बनाओगे तो इस केस में अब तुम सपोज करो कि रिजल्टेंट बनाते हुए तुम जितना नीचे तक गए तुम एंड पॉइंट टच कर चुके हो, ये रहा एंड पॉइंट, लो एकदम ऐसे, यानी कि यहां एंड पे वैल्यू कितनी हो गई है, 0। रिजल्टेंट की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई है, 0। क्या ये बात सुन रही? मैंने इसको ओवरलैप किया है तो यहां पे वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अब एक केस ऐसा आएगा कि यहां पे हम क्या होंगे, और नीचे पहुंच जाएंगे। देख लो, थर्ड ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा यहाँ पे थर्ड है। थर्ड में फिर से मेरा सिग्मा डी क्या होगा, सेम होगा, सेम है सिग्मा डी। सिग्मा बी अब मेरा और भी ज्यादा ऊपर और यहां पर और भी ज्यादा नीचे। इसमें लोड बढ़ रहा है क्या सर? इसमें लोड उतना ही रखा है मैंने, m का वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। m, ये जो m है इसको चेंज कर रहा हूं। वजन जो है मेरा वो यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, कहीं भी लग सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं। समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर से रिजल्टेंट बनाओ। ये मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव है। अब जब तुम इस बार रिजल्टेंट बनाओगे और इसको यहां उठा के रखोगे तो तुम क्या देख पा रहे हो कि अब जो ग्राफ बनेगा ये और नीचे चला जाएगा, यानी कि इस लाइन से नीचे चला जाएगा। क्या बात सुना रही है? ये पॉजिटिव है, इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन से नीचे जाती नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देख लो कैसा ग्राफ बनेगा। इस बार ये जो तुम देख पा रहे हो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यहां आ चुका है 0, 0 हमारा कहां हो जाएगा, थोड़ा इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये हिस्सा हो गया नेगेटिव, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। बात सुना रही है? और ये जो हिस्सा यहां पे बन चुका है ना, अब यहां इस ग्राफ से मुझे पता चला क्या कि ये जो चीज बन गई है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव टेंसाइल स्ट्रेसेस। कैसे नेगेटिव टेंसाइल स्ट्रेसेस बोला मैंने? क्योंकि जरा समझो, ये किस तरह का वजन था, कंप्रेसिव स्ट्रेस था ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस अभी मेरा यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब कंप्रेसिव नहीं रहा, क्या बन गया, टेंसाइल। तो ये मेरा बन चुका है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस। समझ में आ रही है ना बात? तो लोडिंग ऐसी होती है कि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है अंदर। अब सोचो जरा, ये कॉलम में अगर टेंसाइल स्ट्रेस आ गया तो कॉलम यानी कि ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींचेगा तो फिर क्या होगा भैया, ब्रेक हो जाएगा। वो कंक्रीट ब्रिटल होता है, टेंसाइल स्ट्रेस पर टिकता ही नहीं है, टेंसाइल फोर्स लगता है तो फेल हो जाता है, यहां फेल हो जाएगा। अब बात समझ आई ना? तो ये इसेंट्रिक लोडिंग हमारे लिए क्यों खतरनाक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज इस ग्राफ से ही समझी जा सकती है, वैसे नहीं। वैसे तो मैंने बोल के बताया था, लेकिन तब रट लिया था हमने, लेकिन ग्राफ से हमने पूरी तरीके से समझा। क्लियर हो गया ना? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए हैं, इसकी वजह से हमारी फेलिंग हो जाती है, मटेरियल फेल हो जाता है। तो इसके लिए लिख लो ठीक है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ बदल देगा सर चीज़ों में? मतलब जब ये भी देगा सर मूवमेंट कहाँ कितना कितना सर चीज़ों में? ये हमारा सिग्मा बी है, ये हमारा यहाँ पे सिग्मा आर है, ये हमारा सिग्मा आर है, ये हमारा सिग्मा बी है, ये हमारा सिग्मा आर है।
ठीक है। ये जो तुम यहां से यहां तक चौड़ाई देख रहे हो, जितना मैंने बेस बनाया है, ये इतनी ही चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक इतनी चौड़ाई है, ये पूरे ग्राफ की भी, ये पूरे ग्राफ की भी, ये पूरे ग्राफ की भी, यहां से लेके यहां तक ये पूरे ग्राफ की भी। और समझे? जी सर। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज और समझो जरा, इस केस में मेरा वजन कहां लग रहा था? अगर मैं इस लाइन से इस कॉलम को दो हिस्सों में बांट दूं तो मेरा वजन कहां पे लग रहा है? एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, राइट पार्ट पे वजन लग रहा है। तो तुम जरा एक बार देखना, इस राइट पार्ट पे बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव है ना, यहां पे रिजल्टेंट भी पॉजिटिव है। ऐसे अब यहां पे आ जाओ, राइट पार्ट में फिर से मेरा बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव है, डायरेक्ट भी पॉजिटिव है, रिजल्टेंट भी पॉजिटिव है। राइट पार्ट के लिए फिर से देखो, पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। तो होता क्या है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा हमेशा लोडिंग साइड में, लोडिंग साइड कहां पे है? ये ना लोडिंग साइड, लोडिंग साइड में हमेशा मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस पॉजिटिव होगा। और जो दूसरा साइड है, यानी अपोजिट साइड ऑफ लोडिंग है, अपोजिट साइड कौन सी है? ये है ना अपोजिट साइड ऑफ लोडिंग। अपोजिट साइड ऑफ लोडिंग में रिजल्टेंट स्ट्रेस की जो वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने की, वो डिपेंड करती है किसके मैग्नीट्यूड पे? बताओ। बेंडिंग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? ये पॉइंट अभी हम नोट करके लिखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर भी नोट करके लिखिए। ये रब कर दो ना। जनरल इसेंट्रिक लोडिंग का, अभी जनरल इसेंट्रिक लोडिंग क्या है? देखो, जनरल इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब ये है कि जो जनरल कंडीशंस हैं वजन लगने की, इसेंट्रिकली लोड लगने की जो जनरल कंडीशंस हैं, वो यहां पे। अब यहां तुम अगर देखो तो वजन जो लगा हुआ है वो एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया वो सिर्फ हमेशा एक्स एक्सिस पे लगे। वो तो कहीं भी लग सकता है ना, वो तो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी कहीं भी लग सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अब मैं उसी जनरल कंडीशन की यहां पे बात करूंगा, तो मैं उसके लिए एक केस बना लेता हूं इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये मैंने अभी एक केस बनाया। इसमें क्या है कि जो मेरा वजन लग रहा है, अभी मैंने रेगुलर फिगर बनाई है, रेगुलर भी बनाऊंगा, तो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी, कहीं भी लग सकता है ना। ये बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे सपोज करो ये एक रेक्टेंगुलर, जैसे ये है ना रेक्टेंगुलर एफ स्क्वायर, उसी तरह का फिगर है। तो इसको हम प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो यहां पे किस तरीके से लगेगा? मान लो भी मैं यहां पे मान लेता हूं कि यहां पे जो है वजन लगा हुआ है, इस पॉइंट पे वजन लगा हुआ है। ये एक्सिस कौन से? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा यहां पे वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने क्या डिस्टेंस लिया हुआ है? एम डिस्टेंस लिया हुआ है। तो यहां पे मान लो ये जो तुम डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये मेरा m है और ये मेरा n है। y के अबाउट n है और x के अबाउट m। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब ये है रेक्टेंगल, ये इरेगुलर था, सर्कुलर भी हो सकता है, अभी सबके लिए देखेंगे हम। तो यहां पे फिलहाल मैं रेक्टेंगुलर से समझना शुरू करता हूं, देन हम सर्कुलर करेंगे। तो यहां पे वजन अभी मैंने यहां लगाया, तो अभी उस तरीके से क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा, क्वेश्चन एमसीक्यूज में क्या बनेगा वो देख लो। वो ये पूछेगा कि मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कहां जनरेट होगा और मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कहां जनरेट होगा। तो यहां पे क्वाड्रेंट बन रहे नहीं भाई, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। तो तुम्हें क्या टिक करना है? जहां पे वजन लग रहा है, अभी मैंने यहां पे बताया था ना कि जहां पे वजन लगेगा वहां पे हमेशा पॉजिटिव होगा रिजल्टेंट। तो यहां वजन लग रहा है, यहां पे हमेशा रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा और पॉजिटिव आएगा। इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में हमेशा कम आएगा, सबसे कम अपोजिट क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्लियर हो रही बात?
कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताओ। एकदम क्लियर ना? तो यहां पे हमारा मैक्सिमम आता है इस क्वाड्रेंट में, और यहां पे आता है हमारा मिनिमम। क्लियर चीज? वहां पे मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, यहाँ पे मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस इस वाले क्वाड्रेंट में। तो अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो तुम क्या कहोगे कि इन द सेम क्वाड्रेंट जिसमें लोडिंग लग रही है वहां पे मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा, एंड द अपोजिट क्वाड्रेंट जिसमें लोडिंग नहीं है, लोडिंग के अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा। बात सुन आ रही ना? ठीक। अब यहां मुझे डेरिवेशन करना, क्या करना है वो देख लो। इसको फिलहाल अलग कर देते हैं। तो ये मेरा क्या बन चुका है? जनरल सेंट्रिक लोडिंग बन चुका है। अब हमें एक सर्टेन वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्या किया था, हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे ही मेरे m की वैल्यू बढ़ रही थी वहां पे क्या जनरेट होने लगे थे? टेंसाइल स्ट्रेसेस की तरफ हम बढ़ने लगे थे ना। तो हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को लिमिट कर देंगे। उसी तरीके से ये n की वैल्यू को भी हम लिमिट करेंगे। यानी कि अगर मेरा वजन जो लग रहा है वो m के अंदर अंदर लग रहा है, m की एक वैल्यू दूंगा, सपोज करो 2 मीटर है, ठीक है, सपोज करो 1 मीटर है, तो मैं कहता हूं कि अगर 1 मीटर के अंदर अंदर लग रहा है तब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। क्लियर हो रही है ना बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती? श्योर है? ठीक है। तो अब मुझे यहां पे वही वैल्यूज निकालनी है। तो ये मैं रन कर देता हूं। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिजल्टेंट स्ट्रेस वाली इक्वेशन बनाएंगे। रिजल्टेंट स्ट्रेस की इक्वेशन क्या थी बताओ जरा, क्या बनेगी यहाँ पे? P by A plus sigma EMX अपन आएंगे PM y I x। इस बार तो ये बनेगी ना? नहीं समझ में आया? n किसके लिए है? y के लिए है। और जो y टोटल डिस्टेंस होगा वो यहां से लेके यहां आउटर मोस्ट फाइबर का लिया जाएगा इस बार, वो कितना है? y है। और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस क्या बोल आएगा? तो I x आ गया। आगे कोई दिक्कत? ठीक। तो यहां पे अब देखना जरा, सिग्मा r इक्वल्स टू P अपॉन A अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस, यहां पे क्या बचेगा? mx। यहां नीचे क्या बचेगा कोई बता सकता है? बताओ यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? X बार Y बार वही बात नहीं, ऐसा नहीं। यहां पे I इक्वल्स टू A R Y, अगर यहां पे Y है ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पे क्या है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो R है ना यहां, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ डायलेशन। ये होता है रेडियस ऑफ डायलेशन। अब क्या होगा, चूंकि मैं A कॉमन ले चुका हूं उसमें से, तो यहां पे क्या बच जाएगा? R y का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? n y अपॉन R x का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसको मैं रब कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए बताया कि ये रेडियस ऑफ डायलेशन क्या होता है। मैं चाहता तो आगे बढ़ जाता भी, लेकिन रेडियस ऑफ डायलेशन भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा। रेडियस ऑफ डायलेशन निकालने के लिए भी आता है, और हो सकता है सिर्फ रेडियस ऑफ डायलेशन की वैल्यू दे दे, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखनी है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज रखो। भैया एक्स की वैल्यू क्या होगी? सपोज अब मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, इसी को ले लो। यहाँ पे मेरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कंप्लीट, वो मेरा b है। ये मेरा डिस्टेंस b है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस d है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। x में पुट करना है, ry में पुट करना है, सब जगह पे पुट करना है, एरिया में भी पुट करना है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट करो, फिर मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनेगा। सारी वैल्यूज इसमें रखो,
यहां पे x मेरे पास में कितना होगा, कौन बताएगा? यहां से यहां तक x है, b/2 हो गया। y मेरे पास में क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा ऐसे ही, है ना। ry निकालो, ry का स्क्वायर, यानी कि ये ry का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा भैया? i/a कर देंगे, यही तो करना है। i y है वो, तो i/a। i क्या होगा, i कैसे निकाला जाएगा? इसके अबाउट निकाला जाएगा i, यानी कि b कैसे किया जाए बताओ भैया? इसके अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके पैरेलल d है ना, तो d तो ऐसे रहेगा, b का क्यूब करूंगा तो यहां पे आ जाएगा db³ अपॉन में 12, और एरिया कितना है मेरे पास, b इंटू डी। तो यही लिख लेते हैं, चलो b इंटू डी। कैंसिल आउट करोगे तो b से b कैंसिल आउट, d से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा b² अपॉन 12, ठीक है। अच्छा चलो b² अपॉन 12 आ चुका है। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, अभी मेरा ry² आ चुका है, एक वैल्यू आई है मेरी। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो rx² क्या हो जाएगा, ix अपॉन a। ix क्या है, यहां इसके अमाउंट निकालेंगे bd³ अपॉन 12, और एरिया कितना है bd। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, d² अपॉन 12। लो जी, एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एक ये आ गया, एक वो आ गया मेरे पास, ठीक। अब दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा r इक्वल्स टू p अपॉन a 1 प्लस माइनस p, सॉरी p तो अब है नहीं, m बचा है, m इंटू x की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ, b/2। तो x की वैल्यू है b/2। लो जी, अब यहाँ पे ry की वैल्यू कितनी है, कहा गया बोला b² इंटू 12, ये तो है, ठीक है। अब यहाँ पे m इंटू यहाँ पे कितना होगा, d इंटू 12, अब यहाँ पे 2 इंटू d², यही तो है। सॉल्व करो, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे क्या है d, ऐसे यहाँ पे भी 6, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p अपॉन a 1 प्लस माइनस 6m कर लो इसको, और में b प्लस माइनस 6m अपॉन में d, ये आ गया है, ठीक है। अब हम लोगों को जरा ध्यान देने की जरूरत है, यहां तक इक्वेशन आ जाएगी तो अब ध्यान दो थोड़ा सा। P अपॉन ए क्या है मेरा, बेंडिंग स्ट्रेस है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस है, बहुत बढ़िया। मतलब सो नहीं रहा है आदित्य, गलत बोल गया क्या पता नहीं इसको। P अपॉन ए मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस है। अब ये क्या होगा, इस इतने हिस्से को जरा एक बार देख लो, अगर इतने हिस्से की वैल्यू 1 से कम आए, कितनी आए, 1 से कम आए, तो यहां पे क्या जनरेट होंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस बताओ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा भैया? अगर ये जो मैंने रेड से कंबाइन किया हुआ है दोनों को, अगर ये दोनों को मिला करके मेरी वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो यानी कि 1 माइनस ये वैल्यू कम वैल्यू है, तो यानी कि पॉजिटिव आएगा ना मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस। इसका मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव आने का मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं हुए, मेरी बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो कि यहां पे वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है, सॉरी इक्वल्स टू 1 आ जाती है, और मैं 1 माइनस 1 करूंगा 0 हो जाएगा, तो अब भी का कोई खतरा है? अब भी नहीं है, समझ रहे हो बात? अब भी नहीं है, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट स्ट्रेस अब 0 है। लेकिन अब मान लो कि ये वैल्यू दोनों की मिला के 1 से ज्यादा आ गई, तो 1 माइनस वैल्यू ग्रेटर देन 1, अब क्या होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट स्ट्रेस नेगेटिव, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गए। तो इसका मतलब मेरी लिमिट क्या है कि ये दोनों को मिला करके 1 के बराबर या फिर 1 से कम आना चाहिए। बात समझ आ रही ना? चलो समझ में आ गया, इसको लो कर दूं सर, प्लस माइनस मतलब साइन भैया, प्लस आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वही रहने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप प्लस करते हो तो, माइनस करते हो तब दिक्कत है, समझ रहे हो? ये कर दो ना इधर का, तो यहां पे ये है P अपॉन A 1 प्लस माइनस 6m अपॉन B
प्लस 6n/d, ये है। तो फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस टू डेवलप, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होना चाहिए? 6m/b प्लस 6n/d शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यही तो होना चाहिए क्या नहीं? अब देखो when m इक्वल टू 0, अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस लूंगा। मान लो कि m मेरा 0 के बराबर है, इसका मतलब लोडिंग सिर्फ कहां पे हो रही है? y एक्सिस पे हो रही है, हाँ के ना? समझ में आ रहा ना? जी। तो यहाँ पे ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मुझे? n शुड बी लेस देन इक्वल टू d/6, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? दूसरा कंडीशन देखो, when m इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में m शुड बी लेस देन इक्वल टू b/6। अब ये आ जाएगा यहाँ पे उसी तरीके से। ये चीज क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये वैल्यूज एग्जाम में पूछता है, यही वैल्यूज होती हैं जो पूछता है वो, ठीक है? रेक्टेंगुलर सेक्शन में यही वो वैल्यूज होती हैं जिनको वो पूछता है कि नो टेंसाइल स्ट्रेस को जनरेट होने के लिए बताओ वजन कहां तक लगना चाहिए। तो ऐसे तुम निकाल लोगे कि भैया y एक्सिस पे इतने डिस्टेंस, अब d क्या है? टोटल वैल्यू है y एक्सिस की जो होगी उस पे, तो यहां से तुम वैल्यूज निकाल लोगे, ऐसे यहां पे निकाल लोगे। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन में एक बार देखना दोबारा, ये यहां से यहां तक मेरा b था ना, यहां से यहां तक मेरा d था, ठीक है? अब यहां पे तो एक्सिस बना लेते हैं एक बार, ठीक है? अब इधर और इधर दोनों मिलाकर के मेरे पास में कितना है? b/6 है ना, यानी कि आधा कितना हो जाएगा? b/3। तो यहां पे कहीं लगेगा b/3, ऐसे यहां पे लगेगा कहीं पे b/3, ऐसे यहां लगेगा d/3, यहां लगेगा d/3। इसको अब मैच करो, तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहां पे, ये वाला इतना हिस्सा, इतने में वजन लगना चाहिए इसे, तो ही हम क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, अगर इतने हिस्से में वजन लगता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मिडल थर्ड रूल। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कर्नल, इसको क्या बोलते हैं? कर्नल। ये रेक्टेंगुलर का कर्नल है, ठीक है? लेकिन ये वाले जो रूल्स हैं हमारे यहाँ पे, ये दोनों, ये है मिडल थर्ड रूल, जिसकी वजह से कर्नल बना है, ठीक है? सर ये ओरिजिन के एक तरफ b/6 है, दोनों को मिला के b/6 होता है। हाँ, अरे दोनों को मिला के b/6, दोनों को मिला के b/6। एक सेकंड रुको, तो ये b/6 टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो b/6 और d/6, हाँ ठीक ठीक। तो ये मेरे पास में b/6 होगा, ये टोटल है b/6, ऐसे ये यहां से आता है टोटल है d/6। ये चीज क्लियर होगी? तो यहां पे एक चीज ये होगी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस हमें मिडिल थर्ड रूल को सेटिस्फाई करना है, समझ गए? ये देखो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो b/6 है ये अलग अलग है, ये b/6 यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ये b/6 यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि रिस्पेक्टिव है ना, एक एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था? m था यहाँ पे, तो m के लिए b/6 है, ऐसे यहाँ दूसरी साइड में b/6 है, तो दोनों को मिला के बन जाता है b/3। इस b/3 ये जो 1/3 आ रहा है, इसी को कहते हैं मिडल थर्ड रूल, एक तिहाई रूल। नो टेंसाइल स्ट्रेस को
जनरेट होने के लिए, यानी कि कोई भी टेंसर सेट जनरेट ना हो, डेवलप ना हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमें मिडल थर्ड रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये है हमारा मिडल थर्ड रूल, ठीक है। ये वैल्यूज है सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये शेप है, और यहाँ पे जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं मिडल क्वार्टर। इसको क्या बोलते हैं? मिडल क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना होगा सर्कुलर सेक्शन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, अब ये रेक्टेंगुलर को हटा करके सर्कुलर कर लो, और ये मिडल थर्ड की जगह पे कर लो मिडल क्वार्टर। क्लियर है बात? ठीक है। सिमिलरली फॉर सर्कुलर सेक्शन, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? मिडल क्वार्टर। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, ये इधर रेक्टेंगुलर की है, ये सर्कल की मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो सर्कल में होता है 8m/d प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे भी 8n/d आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सारी वैल्यू सेम है। when m equals to 0, और दूसरा when n equals to 0, ये हमारा यहाँ पे मिडिल क्वार्टर रूल है। यहाँ पे वैल्यूज उसी तरीके से निकलेंगे जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है, ये पूरा उसी तरीके से वैल्यू यहाँ पे सर्कल में भी निकलती है।
सर कॉलम सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होती है, इसके सर दो केस हैं सर। क्या? कॉलम मतलब या सर्कुलर होती है रेक्टेंगुलर होती है सर, इसलिए दो केस इसमें आया है सर। हाँ, इसलिए दो केस है। ये सर कॉलम के लिए है, हम्म, ये सिर्फ कॉलम के लिए है। हाँ, ये सिर्फ कॉलम के लिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन है। सेम क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैं घटा दूंगा तो ये प्री का बन जाएगा। चलो यहाँ पे उसने कहा है कि एक पुल लगा है 100 किलोमीटर का। अब ये पुल क्या होता है? लोड सर, अरे लोड तो होता है, कैसा लोड होगा? टेंसाइल, ठीक। तो इसने कहा है कि टेंसाइल लोड लगा है। अब उसे दिखा के रखा है, यहाँ लगा हुआ है P। अब आगे कह रहा है कि ये पैरेलल है बार एक्सिस के, पैरेलल है बार एक्सिस के। तुम लोग देख रहे हो पैरेलल कैसे? ये बार एक्सिस इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एंड इज 10 mm अवे फ्रॉम एक्स, ये ना 10 मीटर दूर है। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेसेस की, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है स्ट्रेस की, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है? ड्रॉ करना है डायग्राम किसका, जो कि मैं वेरिएशन बता रहा होगा स्ट्रेस का, ठीक है। ये डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बेंडिंग स्ट्रेस रिजल्टेंट वाले, वो सब ध्यान है तुम्हें जो मैंने नीचे बना करके बताए थे? सेम वही चीज कह रहा है ये, और कुछ नहीं कह रहा। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, मुझे सबसे पहले, चूंकि इसने मुझे ये कहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज निकालो, तो वो वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यूज कैसे निकलेगी भैया? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे। तो वो रिजल्टेंट निकालो पहले। सबसे पहले इसके लिए सिग्मा डी निकालो, सबसे पहले सिग्मा डी निकालो। क्या है यहाँ पे सिग्मा डी? ट्वेंटी 25 आ गया होगा। यस सर, सिग्मा डी आ चुका है मेरे पास में, 25 MPa सभी का आ गया। चलो मेरे साथ साथ सौ करते हो। अब सिग्मा डी के बाद में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्या निकालना है? सिग्मा बी निकालना है। सिग्मा बी को कैसे निकाला जाए? क्या फॉर्मूला रहेगा सिग्मा बी का? बता दो क्या थे फॉर्मूले? दो फॉर्मूले थे सिग्मा बी के, प्लस माइनस पी एम एक्स अपॉन आई वाई, प्लस माइनस पी एन वाई अपॉन आई एक्स। ये तो थे दो फॉर्मूले सिग्मा बी, यही तो थे। अब सिग्मा बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चेक करो कि कहां इसने मुझे दे रखा है। इन दोनों में से कौन सा अप्लाई करूंगा, वाई वाला कि एक्स वाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस? बताओ कौन सा अप्लाई करना चाहिए? खुद देखो, इसने यहां दिया है वाई के कोऑर्डिनेट पे दिया है, तो वाई का कोऑर्डिनेट ये रहा ऊपर। सर वाई एक्सिस पे लोड लाई कर रहा है सर। हाँ, वाई एक्सिस पर लोड लाई कर रहा है, तो वाई वाला लगेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस लगेगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो कोऑर्डिनेट से जीरो है यहाँ पे, तो इस पे अप्लाई करो पी एन वाई। तो पी हमारा यहाँ पे कितना है? सेम रहेगा, वो कितना है? 100 इंटू 1000। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 है ना। चलो वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे? यहां से लोगे हाफ, कितना हो जाएगा? 40। क्या सबको समझ में आ रहा है? मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मुझे कितना आएगा यहाँ पे? बीबी क्यूब, इसके अबाउट 50 इंटू 80 का क्यूब, तो यहाँ पे 50 इंटू 80 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 12। सॉल्व करो इसे, बताओ कितना आंसर है। सर 18.75। 18.75 जी, तो ये आ गया है प्लस माइनस 18.75 MPa। ये आ गया ना, आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां मैंने सिग्मा डी और सिग्मा बी दो वैल्यूज निकाल ली है। आदित्य, दो वैल्यूज निकाल लिया मैंने। अब क्या करूंगा? अब मुझे ग्राफ बनाने बोला है ना उसने, तो मैं ग्राफ से देख लूं मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी। वैसे भी देख सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी भाई, 25 प्लस 18.75, और मिनिमम क्या हो जाएगी? 25 माइनस 18.75। समझ में आ गई बात? ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ से भी देख लूं। तो ग्राफ अभी फिलहाल यहाँ पे कैसा बनेगा? ये शेप अभी कुछ ऐसी है ना,
अभी तो ऐसी शेप है, तो इसके लिए पहले मैं क्या बना लेता हूं यहां पे, ये नीचे ही बनेगा, जैसे मर्जी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे बना देता हूं। यहां मेरा क्या है, ये बेंडिंग नहीं सॉरी डायरेक्ट वाला है 25 वैल्यू, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब एक मेरा पॉजिटिव 18.75 है, एक मेरा नेगेटिव है ना 18.75, तो ओवरलैप कराऊंगा, इसी में मैं रिजल्टेंट बनाता हूं। तो यहां पर रिजल्टेंट कैसे बनेगा, यहां गया, यहां पे गया, यहां गया, तो ये मेरा ऐड हो गया है, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये वाला वैल्यू है 18.75 और यहाँ पे भी 18.75, तो इसको माइनस करोगे तो इधर नीचे कितना आ जाएगा 6.25, तो 25 माइनस 18.75 जो कि आ गया 6.25। लो ये वैल्यू यहाँ पे 6.25 है ये वाला, और ये हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है 43.75। लो मैक्सिमम वैल्यू 43.75, मिनिमम वैल्यू 6.25। हाँ हो गया, बस इतना ही है। सर ये बात मतलब जीरो के सिक्वेंस है। अरे जीरो तो ऐसे है ना, क्योंकि भाई ये वाले तो कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं रखा। लोड कहाँ लग रहा है? लोड यहाँ पे लग रहा है ना, पी पे लोड लग रहा है, वाई के अबाउट लोड लग रहा है, तो वाई वाले पे करोगे ना, एक्स वाले पे जीरो है, क्योंकि एक्स के अबाउट तो जीरो है ना, समझ रहे हो, वाई एक्सिस पे वजन लग रहा है ना, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है जीरो, तो एक्स यहाँ पे जीरो हो गया, ये सारा चीज जीरो हो जाएगा। और समझे, बस इतना था इस क्वेश्चन में।